तो स्वागत है आप सभी का एडू वॉरियर्स पर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए मैं ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित आज 40 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाए हैं, उसमें भी मैंने 40 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। तो आज आगे के क्वेश्चंस हैं जो आपके स्टार्ट करते हैं अब। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है फ्रेंड्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी मित्र इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये शेयर करिएगा। मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट जो तीसरा करवाया था उसमें मैंने 120 क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए थे। आज प्रैक्टिस सेट 4 है जो कि 121 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें भी मैं 40 क्वेश्चन आपको कवर करवाऊँगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई आच्छादित है? आपके ऑप्शन है ए 80%, बी 75%, सी 90% या डी 65%। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। लास्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, इसका आंसर है फ्रेंड्स ए 80% जो है वो बोए गए क्षेत्र का सिंचाई आच्छादित क्षेत्र है। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पूर्वी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र या ऑप्शन डी मध्यवर्ती मैदान। तो इसका आंसर जो है वो बी सही है। जो पश्चिमी भाग है उत्तर प्रदेश का वह सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार कितना है? ये भी आपके फैक्ट क्वेश्चन है। तो आप इन सारे फैक्ट को आप चाहे तो एक A4 साइज़ पेपर पे इन सबको लिखते जाइएगा, जिससे ये हो जाएगा कि लास्ट में आपको अगर रिवीजन करना रहेगा एग्ज़ाम से पहले तो ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी ईजिली। तो इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर, ऑप्शन बी 0.50 हेक्टेयर, ऑप्शन सी 0.75 हेक्टेयर, ऑप्शन डी 1.5 हेक्टेयर। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी कि 0.75 हेक्टेयर जो है वह उत्तर प्रदेश का औसत जोत का आकार है। इन्होंने औसत यानी एवरेज की बात पूछी है, तो इस प्रश्न का उत्तर सी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी है 79%, ऑप्शन सी है 56% या ऑप्शन डी है 65। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो बी सही है। 79% जो है वो यूपी में सीमांत कृषक है। और मैंने सीमांत कृषक की एक परिभाषा भी आपको कल एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें पूछा था कि सीमांत कृषक कहते हो किसको हैं? तो जिसके पास भी 1 हेक्टेयर से कम भूमि है तो वह एक सीमांत कृषक है। और जिसकी परसेंटेज उत्तर प्रदेश में कितनी है? 79% है। इन सब फैक्ट को आप याद कर लीजिए, क्वेश्चंस यहीं से आपके आएंगे। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28%, ऑप्शन डी 35। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह बी है कि 24% जो क्षेत्रफल है उसमें गेहूं की कृषि की जाती है। वह अन्य जो क्षेत्रफल है उसमें धान है व अन्य कृषि की उपज उत्पादन किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 126 क्वेश्चन है, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? कि पूरे भारत में अगर देखा जाए चावल का जो प्रोडक्शन होता है उसमें यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 13% या ऑप्शन डी 33%। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन सी सही है कि 13% जो है वह क्षेत्र यूपी में उत्पादित होता है। वैसे भी चावल में जो है ना यूपी का स्थान क्या है? सेकेंड। ये सारे क्वेश्चन मैंने कल आपको प्रैक्टिस सेट 3 में सॉल्व करवाए हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तीसरा प्रैक्टिस सेट, तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लेखपाल की पूरी आपको जो है लिंक दे रखा है, उस वहाँ पे आप जाके उस सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 127वां, उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान, ऑप्शन बी द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी तृतीय स्थान या ऑप्शन डी चतुर्थ स्थान। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है बी
कि यूपी का जो है चीनी उत्पादन में सेकेंड स्थान है, द्वितीय स्थान है। फर्स्ट पे कौन सा? महाराष्ट्र। लेकिन गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है? वह प्रथम स्थान है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये हो सकता है आपको एग्जाम में कंफ्यूज करे कि जब गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है तो चीनी उत्पादन में भी वह प्रथम स्थान पे हो सकता है। नहीं, चीनी उत्पादन में जो है वह द्वितीय स्थान पे, लेकिन गन्ना उत्पादन में वह प्रथम स्थान पे। ये दोनों ही फैक्ट आप याद रखिएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 128वां। पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी गाज़ियाबाद, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन ए सही है कि नोएडा में पुष्प नीलामी केंद्र बनाया जा रहा है। और अभी ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाता है और ये एक तरह से केंद्र का भी पूछ रहे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके यूपी से ही बन रहे हैं, चाहे वो करंट से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, या मतलब किसी भी चीज़ से ज़्यादातर वो यूपी से बेस्ड ही, क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। यूपी की आप कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसको आप पूरा रट डालिए एग्ज़ाम से पहले, और जो भी उसके इफेक्ट हैं उन सबको तो आप ज़रूर आपको रटना पड़ेगा। बाकी कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको समझना पड़ेगा, और लेकिन आपको फैक्ट हैं वो सब एज इट इज़ आपको याद करने होंगे। यदि आप नहीं भी पढ़ पाते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको समय नहीं मिलता है, तो आप ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं सारी आप प्लेलिस्ट में जाके लेखपाल की इन सारी वीडियोस को आप देखेंगे, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम इन वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा। 129वां प्रश्न है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर है, ऑप्शन डी मथुरा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है, देखिए, गोरखपुर नहीं हो सकता है, कानपुर भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मथुरा भी, लेकिन इसका जो सटीक उत्तर है वह है आगरा। आगरा में जो है वो सरसों का सर्वाधिक उत्पादक होता है। इन्होंने सर्वाधिक की बात पूछी, ये नहीं पूछा है कि कहाँ कहाँ होता है। ऐसे तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, लेकिन जो सर्वाधिक उत्पादक की है वह आगरा में होता है। अगला प्रश्न है 130, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्होंने पूर्व की तरह देखिए पूछे, यह सरसों का सर्वाधिक उत्पादन इन्होंने जिला पूछा था और इसमें गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला पूछा है। तो इसके ऑप्शन हैं ए मुरादाबाद, बी आगरा, सी खीरी या डी मुजफ्फरनगर। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, मुजफ्फरनगर में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका 131वां। कथन और कारण दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है। मंडी परिषद द्वारा कृषक हेल्पलाइन नामक एक योजना चलाई जा रही है। कारण, कृषि उपज भंडारण हेतु बखारी वितरण योजना चलाई जा रही है। तो ये दोनों ही सही है, कथन सही है, कारण सही है, क्या इसकी व्याख्या कर रहे हैं? चलिए इसको देखते हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शन दिए हैं कि ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहे हैं। ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, इसका सही है। ऑप्शन बी में कि ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए आप। मंडी परिषद द्वारा कृषक हेल्पलाइन जो एक योजना चलाई जा रही है, कारण कृषि उपज भंडारण हेतु बखारी वितरण योजना चलाई जा रही है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 132वां प्रश्न है, राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई है? राज्य में मतलब ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब प्रारंभ की गई है? ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन बी 2011 में, ऑप्शन सी है 2012 में, या ऑप्शन डी है 2013 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी सही है कि 2012 में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। मैंने बहुत सारी योजनाएं जो हैं प्रैक्टिस सेट में कवर करवाई हैं। अभी तक मैंने जितने भी 120 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने कई सारी योजनाएं बताई हैं, कई सारे फैक्ट हैं जो आप अगर उन वीडियोस को देखेंगे आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगी वो सब चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 133वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी सन 2000। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1950 में उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आज का
134वां, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? अब देख रहे हैं कि कंटिन्यू जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जो अधिनियम, जो एक्ट बने हैं जमींदारी से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से, कई सारे महत्वपूर्ण एक्ट है वही सारे पूछे जा रहे हैं और उनके ईयर पूछे जा रहे हैं जो कि आपको याद करने होंगे। चलिए 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970 है, ऑप्शन डी 1980 है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है बी, कि 1960 में उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून लाया गया था। ये सारे फैक्ट आप, मैं फिर से कहूँगी, A4 साइज़ पे ये फैक्ट आप लिखते जाइए। आप जो जिस तरह से भी आप याद कर सके उसको शॉर्ट में कैसे भी, जो आपको एग्ज़ाम टाइम हेल्प करें, जिससे आपको ये सब चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न है 135वां, भूमि सेना योजना को कब पुनः सक्रिय किया गया? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2012 में। तो ये भूमि सेना योजना है जो कि पुनः सक्रिय हुई थी, मतलब इससे पहले भी ये बनी होगी लेकिन इसको सक्रिय दोबारा कब किया गया? तो इसको दोबारा सक्रिय किया गया सन 2012 में, इसको भूमि सेना योजना को सक्रिय किया गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका 136वां, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम कब बदल दिया गया? मतलब ये योजना आपकी चलाई गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, जिसका नाम बदला गया, लेकिन वो कब बदला गया इन्होंने ईयर पूछा है। आपका ऑप्शन है 2003 से 2004, ऑप्शन बी 2004 से 5, ऑप्शन सी 2005 से 6 या ऑप्शन डी 2006 से 7। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन सी सही। इस 2005 से 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल का कार्यक्रम का नाम बदल दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं उसका क्या नाम रखा गया, लेकिन इस योजना का नाम कब बदला गया ये महत्वपूर्ण है। वैसे आप चाहें तो गूगल करके ये देख सकते हैं कि उसका नाम क्या बदला गया और इस योजना की शुरुआत कब हुई। ये सारे अगर एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग गूगल करके डेली अगर आप देखते हैं ना, तो ये सब चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएंगी। जब भी अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो आपको रफली याद रहेगा कि हाँ मैंने इससे रिलेटेड ये चीज़ पढ़ी है, तो उस ऑप्शन को भी अगर आप टिक करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेंड कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 137वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी क्षेत्र संचालित हैं? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 25। तो फल पट्टी क्षेत्र जो हैं वह उत्तर प्रदेश में 20 संचालित हैं। इसका नंबर आप याद रखिएगा कि 20 जो हैं वह फल पट्टी क्षेत्र संचालित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता दीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैं इसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन नहीं लेकर आ रही हूँ। आप बताइएगा तो मैं व्याख्या ले आऊँगी इसकी। अगला प्रश्न है, लंगड़ा आम मुख्यतः पैदावार कहाँ की है? तो इसका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी सहारनपुर, सी मेरठ या डी वाराणसी। ये मैंने जो है क्वेश्चन वो लास्ट प्रैक्टिस में कवर करवाया है, जो आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने कवर करवाया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह डी सही है कि बनारस है, वाराणसी, वहाँ पर लंगड़ा आम मुख्य पैदावार है, ना कि आप लखनऊ टिक करके आइएगा। ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है, इसलिए ये चीज़ आप याद रखिएगा। 139 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेश में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए नवाब ब्रांड, ऑप्शन बी है शाही ब्रांड, ऑप्शन सी है अवध ब्रांड या ऑप्शन डी है राजा ब्रांड। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सब लोग आसानी से दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है नवाब ब्रांड, क्योंकि ज़्यादातर जो है आम कहाँ का, लखनऊ का ही फेमस, क्योंकि लखनऊ में एक क्षेत्र है मलियाबाद, वहाँ पे जो दशहरी आम होता है वो वहाँ का फेमस है। तो इसीलिए लखनऊ नवाबों के लिए ही जाना जाता है, नवाबों की नगरी बोलते हैं उसको। तो नवाब ब्रांड के नाम से जो अदर राज्य है वहाँ पर इसको उत्पादित किया जाता है और उसमें प्रचारित है, वहाँ पर फेमस है। चलिए अगला प्रश्न है 140वां, उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर कहाँ पर लगाया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाज़ियाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर है। ये आप जो फैक्ट है इसको याद रखिएगा कि राइपनिंग चैम्बर जो है वह डी इलाहाबाद में लगाएगा और पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है 141वां प्रश्न है, आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए गाज़ियाबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी सहारनपुर और ऑप्शन डी बागपत। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, मेरठ में आलू अनुसंधान केंद्र है उत्तर प्रदेश में। अगर आपको पूछा जाए कि केंद्र में कहाँ पर है तो वह आप कहाँ पे लगाएंगे? शिमला में।
कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो आपका ऑप्शन होगा शिमला। और अगर यूपी में पूछेंगे तो यूपी में आप मेरठ लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन ए है नवाब ब्रांड, ऑप्शन बी अवध ब्रांड, ऑप्शन सी ताज ब्रांड या ऑप्शन डी है आपका काशी ब्रांड। तो आपका जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है वह कट हो जाता है, क्योंकि नवाब ब्रांड से क्या बिकता है? आम बिकता है। ठीक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 बचे हैं आपके, तो अवध भी नहीं है, काशी भी नहीं है। लेकिन जो ताज ब्रांड है वह आलू को दूसरे प्रदेशों में जाना जाता है या उस नाम से उसको बेचते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगर यहाँ पे तेलंगाना होता तो आप उसको टिक करते, तेलंगाना नहीं है तो आप इसको आंध्र प्रदेश को टिक करेंगे कि हल्दी के उत्पादन में जो राज्य प्रथम स्थान पर। इसके बाद महाराष्ट्र आता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है? तो काफ़ी फेमस है, आप सभी लोग जानते होंगे इसको। ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी मुरादाबाद और ऑप्शन डी लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन बी सही है कि कन्नौज में जो है वो पुष्प से इत्र बनाया जाता है। ये पूरे इंडिया में फेमस है कि कन्नौज का इत्र जो है वो पुष्पों द्वारा फेमस होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 7। तो कृषि निर्यात जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वह टोटल 3 है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी अच्छा है, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी बरेली और ऑप्शन डी आपका लखनऊ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह डी सही है। लखनऊ में जो है वो आदर्श पुष्पोत्पादन जो केंद्र है स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ऑप्शन ए है मई जून, ऑप्शन बी है जून जुलाई, ऑप्शन सी है अप्रैल मई और ऑप्शन डी है आपका जुलाई से अगस्त। तो जो इसका उत्तर है वह ऑप्शन बी सही है कि जून और जुलाई में जो है वो उत्तर प्रदेश में क्या कपास की बुआई की जाती है। ऐसे मैंने कल आपको खरीफ और रबी की जो बुआई का टाइम है वो मैंने आपको बताया था प्रश्न में। आप उस वीडियो को देखिएगा और उसमें फिर मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा कि कौन कौन सा उसमें टाइम पीरियड होता है, कि किस मंथ में खरीफ की फसल की बुआई होती है और किस मंथ में रबी की फसल की बुआई होती है। ये सब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में उद्यम एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना जो है वह कब की गई है? ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1976 और ऑप्शन डी है 1978। तो जो उत्तर प्रदेश में जो है वो 1974 में उद्यम एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? ये सभी लोग आप शायद जानते हो इसको, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह इलाहाबाद सही है कि इलाहाबाद का जो है वो अमरूद प्रसिद्ध है, जैसे कि लखनऊ का आम प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ये चीज़ आप याद रखिए, इसमें इन्होंने पूछा है कि सत्य है या सही नहीं है। ये जरूर आप पढ़िए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें पूछा है, उत्तर प्रदेश राज्य कुल आलू, आम, अमरूद तथा आंवला के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। नंबर 2, कुल उर्वरक एवं कीटनाशक उपयोग में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। तीसरा, कुल सिंचित क्षेत्रफल नलकूप व नहर सिंचित क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। इस प्रश्न में तीनों ही सही हैं, क्योंकि अमरूद, आंवला, आलू, आम इन सभी में यूपी फर्स्ट पर है और उर्वरक एवं कीटनाशक के प्रयोग में भी यह फर्स्ट पर है और सिंचित क्षेत्रफल जो है वो नहर से यहाँ पर यूपी में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। तो तीनों ही सही बताए हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है, 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न है 151वां कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1, समशीतोष्ण एवं उष्ण जलवायु में पैदा होने वाले फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। नंबर 2, उद्यान कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए 1974 में राज्य में एक पृथक विभाग की स्थापना की गई है।
या फिर 3 राज्य के अधिकांश फल मैदानी इलाकों में उगाए जाते हैं। तो ये तीनों ही फैक्ट सही बताए हैं कि समशीतोष्ण एवं उष्ण जलवायु में पैदा होने वाले फल जो हैं उसमें यूपी जो है वह फर्स्ट स्थान पर है। उद्यान जो कृषि है वो 1974 में, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसको पृथक विभाग की स्थापना की है और अधिकांश जो फल मैदानी इलाकों में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही फैक्ट सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो बी सही है, यानी 1, 2 एवं 3। अगला प्रश्न है 152वां, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 1, उत्तर प्रदेश में मेरठ, वाराणसी तथा सहारनपुर जिलों में माल्टा, मौसमी ब्लेंड रेड आदि की कृषि की जाती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ जिलों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वत्र नींबू की खेती होती है। तीसरा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एवं मेरठ जिलों में लीची का उत्पादन होता है। चौथा है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों एवं लखनऊ में सफ्तालू की कृषि होती है। इसमें भी सभी ऑप्शंस सही हैं, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हो जाता है 1, 2, 3 एवं 4, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 153वां, देश में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। तो ये मैं आपको लास्ट टाइम से कई बार, मैं जितने भी मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करवाए मैंने तीनों में आपको बताया है कि किस किस में यूपी फर्स्ट पर है। तो इसका जो उत्तर हो जाता है बी सही है कि यूपी जो है उसमें आलू जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, आलू एवं आम जैसी फसलों के निर्यात के लिए कितने कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना यूपी में की गई है? तो इसके ऑप्शन है 1, ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। इससे पहले मैंने आपको ये प्रश्न इसी सेट में करवाया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन है बी सही हो जाता है कि 3 जो है वो कृषि निर्यात क्षेत्र बनाए गए हैं यूपी में। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए मोदीपुरम, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी बरेली या ऑप्शन डी कन्नौज। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ए सही हो जाएगा कि मोदीपुरम में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित है। इस सेट के 5 क्वेश्चंस और बचे हैं। मान्यवर श्री काशीराम जी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए है मेरठ, ऑप्शन बी है कन्नौज, ऑप्शन सी है बांदा, ऑप्शन डी है चित्रकूट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह सी से हो जाता है कि बांदा में जो है वो काशीराम जी कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1989 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1991 में, ऑप्शन डी है 1992 में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन ए सही है कि 1989 में उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कृषि विश्वविद्यालय हेतु प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1994, ऑप्शन बी है 1995 में, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1997। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ऑप्शन सी सही है कि 1996 में कृषि विश्वविद्यालय हेतु कोऑर्डिनेशन यूनिट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यूपी डास्प परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, यूपी डास्प। तो इसका ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी आरबीआई, ये ऑप्शन डी है ग्रामीण बैंक। तो यूपी डास्प परियोजना जो है ना यह वित्त पोषित है विश्व बैंक द्वारा। ये याद रखिएगा आप कि वर्ल्ड बैंक जो है ना उसके द्वारा इसमें जो है फंडिंग होती है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का 160वां, यूपीएसआरएलएम का उद्देश्य क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं गरीबी हटाना, ऑप्शन बी शिक्षा सेवा, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य सुविधा, या ऑप्शन डी है विलासितापूर्ण वस्तुएं देना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह आपका ए सही है कि गरीबी हटाना जो है वो यूपीएसआरएलएम का जो है वह उद्देश्य है। इस सेट का ये आखिरी प्रश्न था। और इस सीरीज़ को अगर आपको पसंद आ रही तो इस तरह की मैं आपको हिंदी की सीरीज़ लाने वाली हूँ, जीएस की भी मैं सेट लाने वाली हूँ, और आपके ग्रामीण विकास से तो ये सेट कंटिन्यू चल ही रहे हैं। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको आप शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।